हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत की राष्ट्रीय आय। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की राष्ट्रीय आय। इकोनॉमिक्स में अगला पाठ हमारा है भारत की राष्ट्रीय आय। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो भारत का जो आय है इसमें सर्वाधिक योगदान जो है वो विनिर्माण क्षेत्र का होता है। मशीन, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की क्रिया को विनिर्माण कहते हैं। इसे इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में उद्योग का कुल शेयर 27% है। इसमें से 10% खनन, बिजली और गैस से आता है। शेष 17% विनिर्माण से आता है। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का यह शेयर पिछले 2 दशक से स्थिर रहा है। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आय का जो मुख्य स्रोत है वो सेवा है। ठीक है। भारतीय राष्ट्र व्यवस्था में जहां कृषि क्षेत्र का योगदान निरंतर घट रहा है, वहीं सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में से लगभग 19.83%, उद्योग से 27.2% और सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 52.97% है। अगला है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान है? तो योजना काल में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो राष्ट्रीय का, कृषि का। ठीक है। अगला है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो वर्तमान में हो तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो सेवा क्षेत्र का। अगला है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है कि घट रहा है कि स्थिर है? क्या है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अगला है, 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का अनुपातिक योगदान उल्लेखित रूप से क्या हुआ? दोगुना हुआ, बढ़ा, स्थिर रहा? क्या हुआ इसमें से? इसमें से ये घटा है। ठीक है। 1950 से लेकर 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का अनुपात घटा है, मतलब कृषि घट रहा है। देश की राष्ट्रीय न्याय दर्श जिसे एनएसएस की स्थापना हुई, ये कब हुआ था? 1950 में। एनएसएस की स्थापना 1950 में हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीएसओ की स्थापना 1951 में हुआ था। सीएसओ की स्थापना 1951 में हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकीय मानकों के विकास एवं अनुसरण हेतु उत्तरदायी संगठन है। इसके संग एक सुव्यवस्थित ग्राफिकल इकाई भी सहायक है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार में अंतर्गत कार्य करता है। अगला है, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय जो है वह उत्पादन लगातार लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद है। ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, कितनी होती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा अनुमानित की जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राज्य की प्रति व्यक्ति आय की सबसे अधिक किस में है? तो कौन से राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है? तो अगर राज्य पूछे तो सबसे ज्यादा गोवा में है और केंद्र शासित पूछे तो सबसे ज्यादा दिल्ली में है। ठीक है। अगला है, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम सबसे आय राज्य है वो बिहार का है। ठीक है। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किसने किया था? तो इसे दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, 1867 से 68 में। ड्रेन का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ ड्रेन भी कहते हैं, किसने प्रतिपादित किया था? तो ड्रेन का जो सिद्धांत है वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्पत्ति गणना की जाती है और आय विधि दोनों की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। हिंदू वृद्धि दर किसमें संबंधित है? तो हिंदी वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। 1949 में पीसी महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अपने मसौदे के कारण जाना जाता है। महालनोबिस की प्रसिद्ध महालनोबिस दूरी के कारण वे उनके द्वारा सुझाव दी गई सांख्यिकी माप है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। अगला है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाया था? तो स्वतंत्रता से पूर्व जो है अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने और सिराज ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी और सिराज ने किया था, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की? तो भारत ने 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय की स्थापना की, आय समिति की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों के किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया है परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षण श्रृंखला, नवीन श्रृंखला, यानी इन तीनों श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं अपना, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो भारत की राष्ट्रीय आय जो है वो चालू मूल्य के आधार पर और स्थिर मूल्य के आधार पर, दोनों मूल्य पर की जाती है। तो ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही होगा। वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? तो ये की जा रही है 2011 और 12 में के आधार पर। अभी जो वर्तमान में जो गणना की जा रही है ना, वो राष्ट्रीय आय का जो अभी चल रहा है वो 1911-12 का है, लेकिन जो है 17-18 के बारे में सोचा जा रहा है कि इसको 17-18 बनाया जाए। भारत में राष्ट्रीय आय की सही गणना में आने वाली एक कठिनाई है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, बचत की निम्न दरें, अर्ध बेरोजगारी या मुद्रास्फीति। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है वो होती है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, ठीक है, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो इसमें पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी नहीं आती। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉर्नवालिस रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सबसे ज्यादा योगदान है तो तृतीय क्षेत्र का है। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम योगदान है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आ गया और खनन जैसे क्षेत्र आ गए, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो होती है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा की जाती है। अगला है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है, क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी कहते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद जिसे एनडीपी कहते हैं, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसे एनएनपी कहते हैं, या प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो ऑप्शन 3 का 30 का हो जाएगा हमारा सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी में सर्वाधिक उपयुक्त मापा जाता है आर्थिक वृद्धि को। कहीं भी देखे जाते हैं तो किसी भी देश की जीडीपी देखी जाती है कि इस देश की जीडीपी क्या है, उस देश की जीडीपी का हाल देख के उस देश का हाल पता चल जाता है किसकी कितनी गरीबी है, कितनी अमीरी है। राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीके से किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का जो है वो सभी प्रकार के बचत का योग करके किया जाता है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में जो है क्या शामिल नहीं किया जाता? 3 चीज़ें शामिल की जाती हैं, एक चीज़ शामिल नहीं की जाती। तो चलिए देखते हैं क्या शामिल नहीं किया जाता। तो मालिक के कब्जे में मकान का आरोपित किराया ये होता है, नए पुल के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी जीतना, किसी मकान की बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। तो ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा, बाकी तीनों सही है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किसमें? तो राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से, ठीक है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय में आपने कितना देश को कमाया और उसमें प्रति भारत की जनसंख्या कितना है उसमें उसको भाग दे देते हैं, तो
उसमें जितना निकलता है वो प्रति व्यक्ति आय हो जाता है। भारत के राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो सेवाओं की अपेक्षा कृषि का प्रतिशत से हिस्सा अधिक है। नहीं, सेवा सबसे ज़्यादा है, कृषि सबसे कम है, तो ये गलत हो गया। कृषि की अपेक्षा उद्योग प्रतिशत हिस्सा अधिक है, कृषि की अपेक्षा उद्योग का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। हाँ, ये तो सही है। उद्योग की अपेक्षा सेवा का प्रतिशत हिस्सा अधिक है, ये भी सही है। संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवा का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। हाँ, उपयुक्त में डी जो है सबसे सही दिखा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी ही हम लगाएंगे, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। हालांकि ये बी और सी भी सही है, लेकिन इन दोनों से बेहतर डी दिख रहा है यहाँ पे। अगला है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, अपनी आय के बराबर हिस्से की, अपनी आय के अपेक्षा छोटे हिस्से की, या अपनी आय पूरी ही बचत कर लेते हैं। तो जो गरीब करते हैं ना, अपनी आय के छोटे से हिस्से की बचत कर पाते हैं। जैसे एक नॉर्मल आदमी महीने का 5,000 या 6,000 या 10,000 कमाता है, तो उसमें से अगर 10,000 कमा रहा है वो, तो 8,000 मैक्सिमम 8,000 से 9,000 खर्चा कर देता है वो। ठीक है, बचेगा क्या उसके बाद? 2,000, 1,500, 1,000 यही बचता है, तो वही उसका बचत हुआ। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों में के योगदान का कौन सा एक सही हास्यन क्रम है? ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही क्रम है? सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? सेवा का, फिर उद्योग का, उसके बाद आता है कृषि का। तो ऑप्शन सी ही है, ए हमारा सही होगा, क्योंकि एक लाइन से यही है। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राक्कलन के लिए वर्तमान आधार क्या है? तो वर्तमान आधार जो है वो 2011-12 है, चल रहा है। 17-18 के बारे में सोचा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा, मुझे लग रहा है कि 2026 में लागू हो जाएगा, 26 या 27 में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो सबसे ज्यादा योगदान हमने पढ़ा है तृतीय क्षेत्र देता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला है, सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आइए विचार करते हैं। यह एक वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है, बिल्कुल सही है। यह एक अनुबंध समय अवधि में देश के अंदर उत्पत्ति समय पर समस्त वस्तुओं की सेवा के लिए कुल व्यय के बराबर होते हैं। नहीं, ये नहीं है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा, तो ए सही हो जाएगा। मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? तो मूल्य ह्रास जो है वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद निबल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय आय के मापन की विधि क्या है? तो राष्ट्रीय आय की जो मापन विधि है वो मूल्य वर्धित विधि है, आय वर्धित विधि है, निवेश वर्धित विधि है, या व्यय वर्धित विधि है? तो ये होता है हमारा विनिवेश विधित विधि। ठीक है, निवेश विधि होता है। किसी भी आर्थिक में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, उत्पाद और उसमें होने वाली वृद्धि को राष्ट्रीय आय से जोड़ा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना निम्न विधि से करते हैं, जैसे आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। अगला देखते हैं, कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? तो राष्ट्रीय आय की पद्धति कौन सी नहीं है? व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति, मैट्रिक्स पद्धति, या आय पद्धति? तो मैट्रिक्स पद्धति जो है ये राष्ट्रीय आय की पद्धति, राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है मैट्रिक्स पद्धति, वरना व्यय पद्धति, उत्पाद पद्धति और आय पद्धति तीनों आते हैं मैट्रिक्स को छोड़ के। अगला है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो हमने सूत्र देखा होगा, एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को एनएनपी में से घटाया जाता है। वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता है, किंतु उसका बोझ प्रकारांत से उसे पर पड़ता है, प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। जीएनपी एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? जब भी जीएनपी और एनएनपी निकालना हो तो सबसे पहले हम ह्रास को, यानी मूल्य ह्रास, जो नुकसान हुआ है हम उसे घटाएंगे। अगला है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा निबल राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाएगा हमारा। जब भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास को निकाल देंगे तो क्या निकलेगा? निबल राष्ट्रीय उत्पाद हमारा निकल जाएगा। अगला है, किसी देश का निबल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे एनएनपी भी कहते हैं, क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य ह्रास भत्ते के बराबर होता है, या सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी से निबल आय जोड़कर होता है, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी से निबल आय घटाकर होता है, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को भत्ते घटाकर होते हैं। हाँ, मूल्य ह्रास जहाँ आ गया
मूल्यह्रास भत्ते घटाकर होता है सकल घरेलू उत्पाद में। मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, हरा मूल्यह्रास, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सेम सेम लग रहा है क्या? सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, अच्छा इसमें बढ़ा करके इसमें घटाकर, हाँ तो मूल्यह्रास घटाते हैं ना, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो, बी सही हो जाएगा। अगला है आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपबंध कराया जाता है। तो आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपबंध कराया जाता है किसमें? वर्ष प्रति व्यक्ति आश्रित आय की वृद्धि के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, मतलब प्रति एक वर्ष में एक व्यक्ति कितनी वास्तविक आय कमा रहा है उसके हिसाब से सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा होती हैं? तो जो मछलियां पकड़ी जाती हैं ना, वो भारत की जीडीपी का हिस्सा होती हैं, ना कि मलेशिया या श्रीलंका का। किसी भी देश में एक निश्चित समय अथवा एक वित्त वर्ष में देश के नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहते हैं। भारत में मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं, चाहे वो हिंद महासागर में पकड़े या बंगाल खाड़ी में पकड़े या पाक जल संधि के पास पकड़े, वो सब भारत के जीडीपी में आते हैं। अगला हो जाएगा आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? तो ये किसे शामिल नहीं किया जाता? किराया, मिश्रित आय, पेंशन या अवितरणीय आय। तो अवितरणीय जो आय है इसे शामिल नहीं किया जाता, बाकी किराया, मिश्रित आय और पेंशन को शामिल किया जाता है। अगला देते हैं 50वां नंबर, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? तो ध्यान में रखना जो अपेक्षित होता है वो निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाता है इसमें। अगला देखते हैं 51 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य क्या है? सकल घरेलू उत्पाद का मुद्रा मूल्य एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और उसका सेवाओं का होता है। सकल घरेलू उत्पाद में एक वर्ष में जितना भी आप उत्पाद किए हैं और वस्तुओं को जितना आपको सेवा मिला है उसका वही क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य कहलाता है। अगला है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय उत्पादन कार्य का योगफल, जब जितना भी आपने उत्पाद कर लिया उसका योगफल जो होता है वही राष्ट्र की आय होती है। व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? तो जीएनपी में क्या शामिल नहीं किया जाता? सकल घरेलू निजी निवेश किया जाती है, निबल विदेशी निवेश की जाती है, मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, निजी उपभोग व्यय किया जाता है। तो मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है मतलब इसको नहीं जोड़ा जाता, तो ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है निम्न में से किस देश से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो सबसे ज़्यादा कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, रक्षा तथा लौकिक क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है भारत में। भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसमें है? विनिर्माण, औद्योगिक, कृषि या सेवा? तो सेवा में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? तो जीएनपी मूल्यह्रास जो है वो निबल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है, जीएनपी मूल्यह्रास। अगला है निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उत्पाद विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है, बैंकिंग विधि नहीं है इसमें। ठीक है, अगला है नाम मात्र यानी जीडीपी। जीडीपी का मूल्यांकन विनिमय दर पर किया जाता है। जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार की कीमतों पर किया जाता है। जी हाँ, जीडीपी का जो मूल्यांकन है वो मौजूदा बाजार के पे किया जाता है, न कि स्थिर बाजार पे। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है राष्ट्रीय आय यानी एनआई क्या है? तो राष्ट्रीय आय जो है एनआई मूल्य पर एनएनपी यानी प्रत्यक्ष कर सब्सिडी नहीं, एनआई बाजार मूल्य पर एनएनपी, हाँ बाजार मूल्य पर एनएनपी होता है, जिससे अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। और आज का आखिरी सवाल, नियोजन के आरंभ में 1951 से 50 से 51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 1993 से 94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 तथा 29.55% था, जो
2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः कितना हो गया? तो ये कितना हो गया था? ऑप्शन ए हमारा 17.5% और 31.8% और 50.7% था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कोई कमी रह गई है तो ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।